जो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ही प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की आज हम लोग दूसरी क्लास लेंगे और इसी बात को आज पढ़ के फिनिश करेंगे। ज्यामितीय पक्ष जियोमेट्रिक मूलभूत अवधारणाएं क्या हैं, इसके अध्ययन के पक्ष क्या है। तो अध्ययन के पक्ष में एक हमने बताया था आपको ज्यामितीय पक्ष जियोमेट्रिक पार्ट, और दूसरे नंबर पर बताया था गतिकीय पक्ष। गतिकीय पक्ष को बोलते हैं डायनामिक पार्ट। गतिकीय पक्ष डायनामिक पार्ट के अंतर्गत आपने नोटिस किया होगा हमने तीन प्रकार की सीमाएं बताई थी। एक बताया था अपसारी सीमा, अपसारी सीमा। दूसरे नंबर पर बताया था अभिसारी सीमा, अभिसारी सीमा। और तीसरे नंबर पर बताया था संरक्षीय, संरक्षीय सीमा। बारी आती है बेटा इसकी अब अभिसारी सीमा की, कन्वर्जिंग बाउंड्रीज की। इसकी बारी आती है इसकी। इसे आपने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, इसे पढ़ेंगे। आफ्टर दैट संरक्षित सीमा को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसकी आलोचना एवं इसके समर्थन में प्रस्तुत किए गए प्रमाणों पर बात करेंगे। ठीक है, बस दोस्तों यह है आपका टॉपिक, बट बेहद महत्वपूर्ण है। तो सभी लोगों ने लास्ट क्लास में अवश्य ही हेडिंग दिया होगा कन्वर्जिंग बाउंड्रीज, मतलब अभिसारी सीमाएं। अभिसारी सीमाएं पहले सुनेंगे, इसके बारे में पहले सुनेंगे, पहले सुनेगा। अभिसरण का मतलब है जब दो प्लेटें अभिसारी बलों के प्रभाव से एक दूसरे की ओर आ रही हों, एक दूसरे की ओर आ रही हों, एक दूसरे की ओर आएंगे। अब जब एक दूसरे की ओर आएंगी तो दोस्तों प्लेटें आपस में टकराएंगी। टकराव के बाद या कि दोनों ऊपर उठेंगी या कि दोनों नीचे धंसेंगी, या कि दोस्तों एक जो भारी होगी वो नीचे धंस जाएगी। कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि अभिसारी सीमाओं में हमेशा संपीडन बल लगता है। क्या लगता है दोस्तों? अभिसारी सीमा में संपीडन बल लगता है, कंप्रेशनल फोर्स लगता है। उस कंप्रेशनल फोर्स की वजह से जनरली होता क्या है कि जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे हमेशा क्षेपित हो जाती है। भारी प्लेट का मतलब है यहां पर भारी घनत्व वाली प्लेट हल्के घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। जैसे यदि महाद्वीपीय एवं सागरीय दो प्लेटें आपस में टकराएं तो आपको पता है महाद्वीप हल्के ग्रेनाइट एवं एंडीसाइट से बने होते हैं, जबकि सागर भारी बेसाल्ट के बने होते हैं। तो सागरीय प्लेटें हमेशा अभिसरित होकर सब स्ट्रैटम में, सब स्ट्रैटम का मतलब है दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल में क्षेपित हो जाती है। दुर्बलता मंडल के उच्च तापमान के कारण प्लेट का क्षेपित किनारा पिघल पिघल कर विनष्ट होने लगता है। इसीलिए अभिसारी सीमाओं को विनाशी सीमा भी कहा जाता है। कई बार ऐसा बच्चों ने प्रश्न किया है, उन प्रश्नों के भी जवाब दे दूं कि सर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति हो कि दोनों के दोनों प्लेटें सागरीय हो, मतलब दोनों का घनत्व समान हो, तब क्या हो? दोस्तों यदि दो प्लेट टकराई मतलब अभिसरित हुई और दोनों का घनत्व समान होगा तो ऐसी स्थिति में हमेशा याद रखना कि जिस प्लेट का आकार मतलब साइज जिस प्लेट का बड़ा होगा वो प्लेट अभिसरित होगी, छोटी प्लेट के नीचे जाकर वो अभिसरित हो जाती है। फिर कुछ बच्चों ने पूछा कि सर ऐसा भी मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों का साइज भी बड़ा है, बराबर है, घनत्व भी बराबर है, कैसा होता नहीं, घनत्व भी बराबर है, तब फिर कौन सी अभिसरित होगी और क्षेपित होगी? तो फिर मैंने बताया कि अब उन दोनों में से गति जिसकी अधिक होगी, वेलोसिटी जिसकी अधिक होगी, उसका क्षेपण होता है। बच्चों ने कहा कि मान लेते हैं सर ये तीनों चीजें भी समान है, तो ऐसे तो मान लेने की सीमा ही अनंत हो जाएगी, तो इसका तो फिर कोई जवाब नहीं। पर हमेशा याद रखना कि भारी घनत्व वाली, बड़े आकार वाली या उच्च गति वाली प्लेट का क्षेपण अपने से विपरीत प्लेट के नीचे होता है, और क्षेपित किनारा चूंकि दुर्बलता मंडल के उच्च तापमान की वजह से पिघलकर नष्ट हो रहा होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि अभिसारी सीमाओं को विनाशी सीमा कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री कहा जाता है, क्योंकि यहां पर प्लेट का विनाश हो रहा है। याद करो आप पिछली क्लास को फिर से, जो अपसारी सीमा मैंने पढ़ाई थी, तो अपसारी सीमा में बताया था आपको कि बेसिकली इसे रचनात्मक प्लेट किनारा कहा जाता है, इसे कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री कहा जाता है, और समझाया था बकायदा स्टेज वाइज स्टेज, स्टेप वाइज स्टेप कि किस तरह से किसी प्लेट की रचना होती है। तो बताया था कि कटकों के सहारे जहां पर प्लेट अपसरित हो रही होती है, दो विपरीत दिशाओं में जा रही होती है, वहां पर बेसाल्टिक मैग्मा जमा होकर नवीन नवीन प्लेट का निर्माण कर रहा होता है, इसलिए उसे रचनात्मक कहते हैं। लेकिन यहां पर तो प्लेट नीचे जाकर क्षेपित होकर पिघल रही है, दो प्लेटें आई आपस में टकराई, भारी प्लेट नीचे क्षेपित हो गई, और जहां पर क्षेपित हुई उसका तापमान अधिक है, तो अधिक तापमान के कारण पिघलती है, इसलिए इसे हमने क्या कहा दोस्तों? विनाशी किनारा कहा है। ध्यान रखना इन विनाशी किनारों में उच्च तीव्रता वाले विनाशक भूकंप भी आते हैं, और दूसरा विस्फोटक ज्वालामुखियों की भी प्राप्ति होती है। विस्फोटक ज्वालामुखी यहां प्राप्त होंगे, विस्फोटक ज्वालामुखी मतलब प्रचंड विस्फोट वाले ज्वालामुखी प्राप्त होंगे, और दूसरे नंबर पर यहां पर बड़े ही उच्च तीव्रता वाले, उच्च परिमाण वाले भूकंप प्राप्त होते हैं, अर्थात आपदाकारी भूकंपों की भी प्राप्ति इनमें होती है। जबकि पिछला अपसारी में मैंने बताया था कि मंद तीव्रता वाले गैर विस्फोटक ज्वालामुखी एवं भूकंप प्राप्त होते हैं, पर इसमें एकदम विपरीत स्थिति आ जाती है। इन्हीं तमाम बातों को सबसे पहले मैं लिखाता हूं, फिर इस विषय बिंदु को बढ़िया से चित्र बनाकर एक्सप्लेन करते हुए बिंदुवार आपको लिखाऊंगा। पहले तो एक्सप्लेन करूंगा, आफ्टर दैट लिखाऊंगा। तो पहले शुरुआती एक पैराग्राफ लिखिए, लिखिए जब दो प्लेटें अभिसारी बलों के प्रभाव से, जब दो प्लेटें अभिसारी बलों के प्रभाव से, बलों के प्रभाव से किसी एक ही अक्ष या बिंदु की ओर, किसी एक अक्ष या बिंदु की ओर संचरित होती हुई एक दूसरे से टकराती हैं, संचरित होती हुई एक दूसरे से टकराती हैं, तो दोनों प्लेटों के मध्य निर्मित सीमा को
अभिसारी सीमा कहा जाता है। दोनों प्लेटों के मध्य निर्मित सीमा को अभिसारी सीमा कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाएं। अभिसरण की दशा में हमेशा अभिसरण की दशा में हमेशा हमेशा भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे छेपित होकर हमेशा अभिसरण की दशा में हमेशा भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे छेपित होकर दुर्बलता मंडल के उच्च तापमान के कारण पिघल कर नष्ट हो जाती है या होती है। इसलिए इसे विनाशी सीमा भी कहा जाता है। विनाशी सीमा भी कहेंगे। ठीक है, एक तरफ आपने कल रचनात्मक सीमा पढ़ा था और आज क्या पढ़ा आपने? विनाशी सीमा, इसलिए इसे विनाशी सीमा भी कहा जाता है। पूर्ण विराम। ठीक है ना, लिखो इसी पैराग्राफ में, इस सीमा के सहारे प्रचंड विस्फोट वाले ज्वालामुखी इस सीमा के सहारे प्रचंड विस्फोट वाले ज्वालामुखी एवं उच्च तीव्रता वाले भूकंपों की प्राप्ति होती है। पूर्ण विराम लगाओ, फिर पैरा चेंज करो और पैरा चेंज करते हुए लिखोगे अभिसारी प्रक्रिया निम्नलिखित 3 दशाओं में होती है। नंबर 1, पहला बिंदु सागरीय, दोनों प्लेटें सागरीय हैं। प्लेट अभिसरण, दोनों प्लेटें अभिसारी। सागरीय प्लेट अभिसरण, जब दोनों प्लेटें क्या हो? सागरीय हो। सागरीय प्लेट अभिसरण। समझ गए दोस्तों? ठीक है, बढ़े आगे। तो अब ये घटना कह रही है, ये घटना यहां भी सागरीय ही लिखेंगे, यहां भी कि दोनों की दोनों प्लेटें सागरीय हैं। अब ऐसा अभिसरण होगा तो क्या बनेगा? ध्यान रखना, ऐसे अभिसरण की दशा में हमेशा ही द्वीप चापों का निर्माण होता है। तो द्वीप चाप निर्माण होता है। अब द्वीप चाप क्या है, अब इसे देखेंगे। उदाहरण जैसे जापान है, फिलीपींस है, न्यूजीलैंड है, इनकी उत्पत्ति होती है। तो बहुत अच्छे से देखेंगे। थोड़ी टेक्निकल अवश्य है दोस्तों, पर अब टेक्निकल है तो नहीं पढ़ेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता। पढ़ना है ही तो क्यों ना मन से पढ़ लो और मन से समझ लो। देखो, जैसे मान लो कि ये एक भौगोलिक प्रदेश है दोस्तों, ये एक भौगोलिक प्रदेश है। इस भौगोलिक प्रदेश में एक प्लेट इधर से आई, सागरीय प्लेट है, ध्यान रखना कि एक प्लेट इधर से आई, मान लेते हैं एक प्लेट, दिस वन, ये एक प्लेट है। दूसरी प्लेट भी इधर से आई, और ये प्लेट माना कि अधिक घनत्व वाली थी, तो अधिक घनत्व के कारण इस प्लेट का यहां पर छेपड़ हो गया। अब दोनों एक ही दिशा की ओर आई हैं। ये तीर का निशान बता रहा है कि दोनों एक ही दिशा की ओर गई। क्योंकि दोनों की दोनों प्लेटें सागरीय हैं, इसलिए ऐसा करते हैं कि इनको पानी में डुबा देते हैं। ये लो भाई, ये जल में डूबी हुई है, सागरीय जल में डूबी हुई है। तभी तो सागरीय का कुछ एग्जांपल आप दिखा पाओगे कि ये है सागरीय। ओके, जब ये सागरीय प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक ही बार में समझाऊंगा, सब समझने की कोशिश करना, हाईली टेक्निकल है पर समझना एक ही बार में है, और मेरा पूरा भरोसा है कि आपको एक बार में समझ में आएगा भी। अब जब ये प्लेटें आपस में टकराई तो इस भाग में देखना, यहां पर आप देखना, ये प्लेट टकराई यहां पर, और ये प्लेट टकराई यहां पर। जहां टकरा रही है इस बिंदु पर, मैं इस बिंदु की बात करता हूं। देखो, दोनों की दोनों प्लेटें झुकी हुई हैं, और जब दोनों प्लेटें झुकती हैं तो यहां झुका हुआ जो गर्तनुमा हिस्सा बनता है, इसको कहते हैं भूसन्नति। इंग्लिश में बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। पर दो सागरीय प्लेटों के अभिसरण से बनी है भूसन्नति, इसलिए इसे दोस्तों ध्यान रखना, इसका नाम है टेक्निकल रूप से ईओ जियोसिंक्लाइन। क्या नाम है दोस्तों? ईओ जियोसिंक्लाइन नाम है, ईओ जियोसिंक्लाइन। फिर से बताना चाहूंगा, दो प्लेटें अभिसरित हुई, अभिसरण के क्रम में जिस बिंदु पर अभिसरण प्राप्त हुआ है उस बिंदु को ईओ जियोसिंक्लाइन के नाम से जानते हैं, इस बिंदु को। ठीक है, ओके। अब यहां पर इस बिंदु पर यह भी आपको जानना होगा कि ये जो बिंदु है ईओ जियोसिंक्लाइन का क्षेत्र है, यहां पर जब सागरीय प्लेटें अभिसरित हुई हैं तो यहां पे बहुत सारा सागरीय अवसाद होगा, और ये गर्तनुमा हिस्सा है तो यहां पर अवसाद भर जाएगा, मैरीन सेडिमेंट्स होगा, जो भी कंकड़ पत्थर रेत कण कीचड़ जो भी है सब सागर का हिस्सा होगा। और ये जो सागरीय अवसाद यहां पर जमा होता है, इस अवसाद को कहते हैं, ध्यान रखना, इस अवसाद को कहते हैं फ्लाइश। ये सब नाम याद करना पड़ेगा, इनका कोई हिंदी नहीं है। फ्लाइश, सागरीय भूसन्नति में पाए जाने वाले अवसादों को फ्लाइश कहा जाता है। फ्लाइश, अब इतनी दशा बन गई।
अब आगे की तरफ बताता हूं। ये किनारा जो सागरी, ये इसको ध्यान से देखना, ये किनारा जो दुर्बलता मंडल में, ये पूरा का पूरा नीचे दुर्बलता मंडल है। सही मामले पर अगर आप देखोगे तो ये पूरा दुर्बलता मंडल का हिस्सा है। ये दुर्बलता मंडल का हिस्सा होता है दोस्तों, जिसे आप अस्थेनोस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं। उच्च तापमान है, 900 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1800-1900 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान है। इस तापमान की वजह से ये प्लेट का जो किनारा यहां प्रवेश कर गया है, ये धीरे धीरे पिघलकर नष्ट होने लगता है। प्लेट के किनारे के पिघलने की प्रक्रिया को कहा जाता है पार्शियल मेल्टिंग। पार्शियल मेल्टिंग, मुझे पता है मैं इंग्लिश शब्द लिख रहा हूं, कुछ बच्चे इसी में सोच रहे होंगे कि सर हिंदी मीडियम पढ़ा रहे तो इंग्लिश क्यों लिख रहे हो। ये टेक्निकल वर्ड सही मामले पर हिंदी में है ही नहीं दोस्तों, इनका जो ट्रांसलेशन किया गया है बिल्कुल गलत किया जाता है, इसलिए इंग्लिश में पढ़ लो। बहुत जरूरी है ये शब्द इंग्लिश में जानना, और इंग्लिश में ही जानना है। ये जो किनारा धीरे धीरे पिघल रहा है उसे कहते हैं पार्शियल मेल्टिंग। अब इसकी मेल्टिंग हो रही है। अब जब किनारा पिघलता है तो मैग्मा, देखो बेसाल्टिक प्लेटें हैं दोनों, तो बेसाल्टिक मैग्मा पिघल कर बना, और धीरे धीरे यही बेसाल्टिक मैग्मा जब ऊपर उठ रहा होता तो इस मैग्मा का पृथक्कीकरण होगा, और ये मैग्मा पृथक्कीकरण होते हुए एंडीसाइट और ग्रेनाइट में बदलेगा। एंडीसाइट और ग्रेनाइट में बदलकर धीरे धीरे ये गर्म मैग्मा इस विपरीत प्लेट को पिघलाता है। तो पहले तो ये प्लेट पिघलेगी, दूसरी वाली प्लेट पिघल रही है, देखो जिसका मैग्मा वो नहीं पिघल, वो तो यहां पिघल रही है। दूसरी वाली प्लेट को नीचे से ये मैग्मा यहां जमा होकर पिघलाएगा। जब ये दूसरी वाली प्लेट पिघलकर पतली हो रही होती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं पार्शियल मेल्टिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? PARTIAL, पार्शियल मेल्टिंग। यहां पर पार्शियल मेल्टिंग की प्रक्रिया हो रही है, धीरे 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 धीरे, सॉरी क्षमा चाहूंगा दोस्तों, पार्शियल मेल्टिंग नहीं कहलाता, एक्सट्रीमली सॉरी, पार्शियल मेल्टिंग तो हो गया। ये होता है इंट्रा क्रस्टल थिनिंग, क्रस्ट दुर्बल हो रहा है तो इंट्रा क्रस्टल थिनिंग की प्रक्रिया हो रही होती है। इंट्रा क्रस्टल थिनिंग की प्रक्रिया है। अब इंट्रा क्रस्टल थिनिंग मतलब क्रस्ट का निचला हिस्सा थिन हो रहा है, पतला हो रहा है। पतला होते होते एक ऐसी अवधि आती है दोस्तों जब ये मैग्मा इसको पूरी तरह से तोड़ देता है। ये मैग्मा, ये वाली जो प्लेट का खंड है, इसको पूरी तरह से क्या कर देता है? तोड़ देता है। ये टूट गया दोस्तों, ये टूटा, अब टूट गया। ये जैसे टूटेगा, ध्यान रखना, ये टूटा ना, ध्यान रखना, ये टूटा, ये जैसे ये पूरी तरह से टूटेगा तो यहां पे एक निकास नलिका बन जाती है जिससे मैग्मा बाहर निकल सकता है। अब इससे मैग्मा निकलेगा, और मैग्मा निकलेगा नहीं, प्रचंड विस्फोट के साथ मैग्मा निकलेगा, और मैग्मा यहां पर कुछ इस तरह से जमा हो जाएगा। और मैग्मा के इस प्रकार के जमाव से ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखीय शंकुओं का निर्माण होता है। ज्वालामुखी शंकु जो समुद्री जल से बाहर निकल कर आ जाएंगे, ज्वालामुखी द्वीप के भांति नजर आएंगे, और अकेला नहीं, कई एक श्रृंखला में द्वीप बन जाते हैं ज्वालामुखियों के। तो जब श्रृंखला में ज्वालामुखियों के कई द्वीप बन जाते हैं तो इन्हें कहते हैं वॉल्केनिक आर्क। क्या बोलते हैं इन्हें? VA यहां लिखता हूं, ठीक है ना। VA का मतलब क्या होता है? कई शब्द आएंगे ऐसे, इसे कहते हैं ज्वालामुखीय चाप, वॉल्केनिक आर्क। सबकी हिंदी लिखाऊंगा, वॉल्केनिक आर्क बनता है, आर्च बन जाता है, ठीक है ना। VA सबसे पहले VA बनता है। एक एक नाम याद रखना, एक एक नाम याद रखना। वॉल्केनिक आर्क बन गया। अब लगातार जब अभिसारी बल लग रहा है तो अभिसारी बल लगने से यहां पे जो सेडिमेंट्स हैं, इन सेडिमेंट्स में आने लगता है फोल्ड। इन सेडिमेंट्स में क्या आने लगता है? फोल्ड आने लगता है, वलन आने लगता है। सेडिमेंट्स में आने लगता है दोस्तों वलन, ये आ गया वलन। अब सेडिमेंट्स में वलन आएगा, ये सेडिमेंट्स मुड़ेंगे, अवसाद मुड़ेंगे, अवसादों का मोड़ होगा, और इन मोड़े से ऊंचे ऊंचे द्वीप बनेगा। और अकेला द्वीप नहीं बनेगा, द्वीपों की श्रृंखला बन जाएगी, लंबी लंबी श्रृंखला बन जाएगी। द्वीपों की जब लंबी लंबी श्रृंखला बन जाती है तो उसको कहते हैं आइलैंड आर्क, या इसे बोलते हैं बेसिकली दोस्तों टेक्टोनिक आर्क, TA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TA बोलते हैं। TA का मतलब होता है टेक्टोनिक आर्क, ARCH, टेक्टोनिक आर्क बनता है। यहां ध्यान रखना, ये जो वोल्केनिक आर्क है और टेक्टोनिक आर्क है, ज्वालामुखी चाप एवं विवर्तनिक चाप, टेक्टोनिक आर्क को क्या बोलते हैं? विवर्तनिक चाप। ये दोनों मिलकर समुद्री जल क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, और इन दोनों के संयुक्त रूप को आइलैंड आर्क कहते हैं, IA कहते हैं। IA का मतलब क्या है? ये लो यहां लिख देता हूं, IA, इसको कहते हैं आइलैंड आर्क, मतलब द्वीप चाप। यहां मैंने लिखा है ना, ये द्वीप चाप का निर्माण होता है, आइलैंड आर्क बन जाते हैं। इनके बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो जापान आपको मिलेगा, फिलीपींस आपको मिलेगा, फिलीपींस मिलेगा, खूब एग्जांपल दोस्तों इनका। इंडोनेशिया मिलेगा आपको, इंडोनेशिया आपका इसी का एग्जांपल है, द्वीप चाप विवेचन का एग्जांपल है। न्यूजीलैंड आपको मिलेगा, न्यूजीलैंड आपको मिलेगा। मतलब ये आइलैंड्स के ग्रुप है और चारों तरफ से समुद्र है, आइलैंड्स ग्रुप है और चारों तरफ से समुद्र है। तो इस तरह की स्थिति बनती है बेटा। कुछ बच्चों ने पूछा है सर इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी बेटा। जब फिगर वगैरह बनाए, इन फिगर वगैरह में ऑलवेज रिमेंबर कि ज्योग्राफी में इंग्लिश के ही टर्म्स लिखें, सीधे ऐसे इंग्लिश में लिखें, आपको लिखने के लिए ही बनाते हैं। बाकी आप नोटिस करना, जब मैं भाषा लिखा रहा होता हूं तो भाषा में ऑलरेडी हिंदी लिखाता हूं, फिगर वगैरह में ये शब्द इंग्लिश में ही लिखने हैं, देवनागरी में नहीं। एग्जामिनर को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तेजवीर बेटा समझो, तुम्हारे माध्यम से मैं सबको बोल रहा हूं, सबको इंग्लिश में लिखना है और ऐसे लिखना है। ये है बेटा, ये इस तरह से द्वीप चाप बनते हैं। अब इन द्वीप चापों के बनने में दो शब्द और आते हैं, दो शब्द और याद करने पड़ेंगे आपको। अब दो शब्द कौन से याद करने पड़ेंगे? एक शब्द याद करना पड़ेगा आपको फेस्टून, ये भी इंग्लिश का शब्द है, फेस्टून, फेस्टून। और दूसरा शब्द यहां पर याद रखना पड़ेगा फेस्टून के बाद आर्कीपेलागो। एक फेस्टून और दूसरा आर्कीपेलागो, ये दो शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। तो फेस्टून क्या होता है ये भी जान लो। जब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समुद्री जल क्षेत्र में केवल ज्वालामुखीय चाप ही बन पाते हैं, विवर्तनिक चाप बन ही नहीं पाते, केवल ज्वालामुखीय चाप बन जाते हैं। तो जब केवल ज्वालामुखी प्राप्त हो, जैसे आप जापान के उत्तर में देखो, जापान के उत्तर में देखें क्यूराइल द्वीप प्राप्त होते हैं। क्यूराइल द्वीप बेटा बेसिकली केवल ज्वालामुखियों से बने हैं, तो वैसे द्वीप समूहों को फेस्टून कहते हैं।
क्या कहते हैं उनको? फेस्टून कहते हैं। तो दूसरा, ये जो विवर्तनिक चाप एंड वॉल्केनिक, अब जिसको हमने द्वीप चाप कहा है, द्वीप चाप को तकनीकीगत अर्थों में आर्कीपेलागो भी कहा जाता है, भूगर्भ शास्त्र में आर्कीपेलागो भी कहा जाता है। लक्षद्वीप इसका एग्जांपल है। प्रिया चौधरी, लक्षद्वीप इसका एग्जांपल है, पर अंडमान के बाद अंडमान सॉरी क्षमा चाहूंगा, लक्षद्वीप इसका एग्जांपल नहीं, मैं ये बोलना चाहूंगा अंडमान निकोबार इसका एग्जांपल है, पर लक्षद्वीप प्रवाल से निर्मित है, कोरल आइलैंड है। लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है बेटा। अंडमान निकोबार द्वीप इसका एग्जांपल है, आप भारत में लिख सकते हैं। जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, इन क्षेत्रों में इसीलिए इतना भूकंप, इतना ज्वालामुखी आता है, क्योंकि ये इस प्रकार की अवस्थिति से निर्मित है। भारत के अंडमान निकोबार में बैरन एवं नारकोंडम द्वीप इसी प्रकार की ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। मोहित, तुमको तो बेटा वैसे भी हर जगह प्रॉब्लम रहती है, तो मैं क्या बोलूं। गर्त, मैं बार बार बताऊं, जो गर्त क्षेत्र है इसको ईओ जियोसिंक्लाइन कहते हैं, सागरीय भूषण नदी कहते हैं। लेकिन तुम्हारे ऐसे प्रश्न होते हैं बेटा कि मेरा मन नहीं करता जवाब देने का। तुमको बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए बेटा, लेकिन सच बताऊं तुम ऐसे प्रश्न करते हो कि मेरा मन नहीं करता है। मोहित, हर दिन बेटा प्यार से समझाते हैं, तो कुछ बच्चे यही पूछते रहे जो लिखाते हैं। अब आगे बन गया चित्र सभी का। अब गुलशन पूछता नीचे का हिस्सा दुर्बल क्यों हो जाता है, उसका नाम दुर्बलता मंडल है। तो ओके, बना लिया आपने। तो चलो अब यही बात मैं अब आपको भाषा में लिखाता हूं। भीमराव अंबेडकर, उनकी उनकी प्रतिभा, उनकी दक्षता, उनके मस्तिष्क ज्ञान, उनकी क्षमता अपने आप में अद्भुत थी। तो पहला तो बेटा, अगर इस तरह का प्रश्न भी तुम्हारे साथ है तो उस नाम का सम्मान करते हुए आईडी का नाम बदल लो अपना। बड़े तीक्ष्ण विलक्षण प्रतिभा के थे। इंट्राक्रस्टल थिंकिंग कल भी तुझे समझाया था बेटा, मतलब लास्ट वाली क्लास में, आज भी बताया, तब भी नहीं समझ में आया, तो थोड़ा विचार कर अपने आप पर बेटा। चलो शुरू करते हैं, लिखो ध्यान से। हाईली डिसअपॉइंटिंग बेटा, सच बताऊं, हाईली। आपके साथ खुश भी बहुत है, पर लगता मतलब पता नहीं क्यों मैं बिल्कुल अच्छा लगे बुरा, पहली बार ऐसा लगता है कि मैं यूपीएससी की कक्षा को नहीं, स्कूलिंग्स में किसी किन्हीं नन्हे मुन्ने ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रतिभा भी बहुत विलक्षण होती है बेटा, पर मैं क्या बोलूं, मैं क्या कंपैरिजन करूं आपसे, किसकी बात करूं, या कि आप पढ़ते नहीं हो, या कि पढ़ना चाहते नहीं हो, या कि क्योंकि मैं ये तो मान नहीं सकता कि आप में बुद्धि नहीं, मस्तिष्क नहीं है, ये तो कभी नहीं मान सकता, स्वीकार नहीं कर सकता आप। सॉरी, हाईली डिसअपॉइंटिंग। खैर, शिक्षक का तो दायित्व होता है बेटा कि हर दशा में पढ़ाना, तो हम पढ़ाएंगे इसको। हेलो हेलो, चलो शुरू करते हैं। नो मोर कमेंट्स, और कमेंट्स कर भी रहे तो मैं नहीं देख रहा हूं, ध्यान रखना। क्या लिखोगे, सुनो, लिखोगे ध्यान से। लिखो, जब दो सागरीय प्लेटें आपस में अभिसरित होती हैं, जब दो सागरीय प्लेटें आपस में अभिसरित होती हैं, अभिसरित होती हैं, तो हमेशा ही बड़े आकार वाली भारी प्लेट, हमेशा ही बड़े आकार वाली भारी प्लेट अपने से विपरीत प्लेट के नीचे, अपने से विपरीत प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। कुछ बच्चा पूछेगा क्षेपण क्या होता है, क्या बोले, क्षेपित हो जाती है, पूर्ण विराम लगा दो। फिर क्या लिखोगे, क्षेपित किनारे पर बनने वाली भूसन्नति को, क्षेपित किनारे पर बनने वाली भूसन्नति को, भूसन्नति को ईओ जियोसिंक्लाइन के नाम से, बोर्ड में लिखा ईओ जियोसिंक्लाइन, ईओ जियोसिंक्लाइन के नाम से जाना जाता है, ईओ जियोसिंक्लाइन के नाम से जाना जाता है, जहां जहां फ्लाइश नामक अवसाद, फ्लाइश नामक अवसाद, अवसाद, जहां फ्लाइश नामक अवसाद पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे, पहले चेंज करेंगे, लिखेंगे क्षेपित प्लेट किनारा, क्षेपित प्लेट किनारा, दुर्बलता मंडल के उच्च तापमान, दुर्बलता मंडल के उच्च तापमान, उच्च तापमान के कारण, के कारण धीरे धीरे पिघलने लगता है, धीरे धीरे पिघलने लगता है, जिसे जिसे पार्शियल मेल्टिंग कहते हैं, धीरे धीरे पिघलने लगता है, जिसे पार्शियल मेल्टिंग, पार्शियल मेल्टिंग कहते हैं। पूर्ण विराम लगाओ,
पूर्ण विराम लगा, फिर लिखना इस घटना के दौरान निर्मित बेसाल्टिक मैग्मा, इस घटना के दौरान निर्मित बेसाल्टिक मैग्मा, बेसाल्टिक मैग्मा ऊर्ध्व संचरण के क्रम में, जब ऊपर जाएगा, ऊर्ध्व संचरण के क्रम में, ऊर्ध्व संचरण के क्रम में ग्रेनाइट एवं एंडीसाइटिक मैग्मा के रूप में, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता जाएगा, है ना, पृथक्कीकरण होता जाएगा, तो ग्रेनाइट एवं एंडीसाइट मैग्मा के रूप में, मैग्मा के रूप में विपरीत प्लेट के नीचे, जो दूसरी वाली प्लेट है, विपरीत प्लेट के नीचे जमा होकर, इकट्ठा होकर, विपरीत प्लेट के नीचे इकट्ठा होकर इस प्लेट को पिघलाना शुरू करेगा। ये प्लेट पिघलना शुरू हो जाएगी नीचे से, क्योंकि गर्म है, मैग्मा गर्म है तो पिघलाएगा। इस प्लेट को पिघलाना शुरू करेगा, जिससे यह प्लेट निरंतर दुबली नहीं लिखना चाहिए, पतली लिखना चाहिए, यह थिन होती पतली, जिससे यह प्लेट निरंतर पतली होती जाती है, जिसे इंट्राक्रस्टल थिनिंग, अंतःक्रस्ट दुर्बलीकरण, इंट्राक्रस्टल थिनिंग, अंतःक्रस्ट दुर्बलीकरण कहते हैं। अंतःक्रस्ट दुर्बलीकरण, इंट्राक्रस्टल थिनिंग कहते हैं, पूर्ण विराम, इंट्राक्रस्टल थिनिंग कहते हैं, ठीक है, अंतःक्रस्ट दुर्बलीकरण कहते हैं, पूर्ण विराम। लिखें, दुर्बल प्लेट को यह मैग्मा उच्च विस्फोट के साथ तोड़ता हुआ ज्वालामुखीय शंकुओं की श्रृंखला का निर्माण करता है, ज्वालामुखीय शंकुओं की श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसे इधर बोर्ड में लिखा था, जिसे फेस्टून कहते हैं, FESTOON, जिसे फेस्टून कहते हैं, या ज्वालामुखीय चाप कहते हैं, जिसे फेस्टून या ज्वालामुखीय चाप कहते हैं, पूर्ण विराम। फिर पैरा चेंज करो, लिखो सागरीय भूसन्नति में एकत्रित अवसाद अभिसारी बल के प्रभाव से वलित होकर विवर्तनिक चाप बनाते हैं, जिनमें से वलित चाप एवं ज्वालामुखीय चाप के समूह को, द्वीप चाप या आर्कीपेलागो, ये लिखा है आर्कीपेलागो, दिस वन, द्वीप चाप या आर्कीपेलागो कहा जाता है, ARCHEPELAGO, आर्कीपेलागो कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाकर इसके सर्वोत्तम उदाहरण जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड आदि हैं। एक बच्चे ने पूछा, दुनिया के सभी द्वीप ऐसे ही बनते हैं क्या? द्वीप कई प्रकार के होते हैं। मैंने बताया ना कि एक तो ये द्वीप हो गया, दूसरे नंबर पर द्वीप क्या होते हैं? कोरल्स आइलैंड होते हैं। कैसे द्वीप होंगे? कोरल्स आइलैंड होते हैं। तीसरे नंबर पर हॉट स्पॉट आइलैंड्स होते हैं। तो बेसिकली द्वीप कई प्रकार के होते हैं बेटा, तो सारे द्वीप इस प्रक्रिया से नहीं बनते, द्वीप चाप इस प्रक्रिया से बनते हैं, है ना, ऐसा होता है। ठीक, तो पहली शर्त हो गई कि जब सागरीय प्लेट का अभिसरण होगा तो ऐसी स्थिति बनेगी और द्वीप चापों का निर्माण होगा, आर्कीपेलागो बनेंगे। अब हम दूसरी स्थिति पर बात करेंगे। दूसरी स्थिति ऐसी है जब एक प्लेट महाद्वीपीय हो और दूसरी प्लेट सागरीय हो, महाद्वीपीय सागरीय प्लेट अभिसरण। अब ऐसी स्थिति में क्या बनेगा? पहली कंडीशन तो फिनिश, समुद्र का पानी हाँ गर्म हो जाता है राम, आसपास का पानी गर्म हो जाता है, पर समुद्र इतना बड़ा है कि पता नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक। प्रगति वर्मा जी, आपने ठीक आदेश दिया बेटा, आपका आदेश
मेरे सर आंखों पर। तो आदेश यहां सुनो प्रगति बेटा, तो ज्यादा प्रगति हो जाएगी यहां इस बात को सुनोगे तो। इस दशा में बेटा मैंने आपको बताना चाहा है कि एक प्लेट महाद्वीपीय है और दूसरी प्लेट सागरीय है। अब याद रखना कि ऐसी दशा में सागरीय प्लेट चूंकि बेसाल्ट से बनी है तो भारी होगी, महाद्वीपीय प्लेट ग्रेनाइट की बनी है तो हल्की होगी। भारी प्लेट का क्षेपण होगा, इसका मतलब कि सागरीय प्लेट हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित होगी, तो महाद्वीपीय प्लेट ऊपर होगी, सागरीय प्लेट धसती चली जाएगी और धसकर धीरे धीरे दुर्बलता मंडल पर नष्ट होती जाएगी। अब यहां पर कौन कौन प्रकार की भूगर्भिक क्रियाएं हो रही हैं इस बात को समझना है। माना कि एक तरफ का हिस्सा महाद्वीपीय है, ये महाद्वीपीय प्लेट का हिस्सा है, जिस पर मान लेते थोड़ी देर के लिए ये महाद्वीपीय प्लेट का हिस्सा है, और इधर से आई सागरीय प्लेट और ये सागरीय प्लेट का हिस्सा है। तो मैंने आपको बताया है कि सागरीय प्लेट चूंकि भारी है, बेसाल्ट से बनी है, तो इसका क्षेपण हो जाएगा, इसका क्षेपण हो जाएगा। ये यहां पर टकराई महाद्वीपीय एवं सागरीय प्लेटें, ये महाद्वीपीय प्लेट इधर से आ रही है, सागरीय प्लेट इधर से आ रही है, अर्थात दोनों का अभिसरण हो रहा है, ये चित्र दिखाता है। सागर में ये भी याद रखना कि महाद्वीपों का कुछ किनारे का हिस्सा भी डूबा होता है, पर सागरीय प्लेट का हिस्सा तो पूरा पूरा डूबा होता है। अब ऐसी दशा में यहां दो प्रकार की भूसन्नतियां बनती हैं। एक सागरीय किनारे पर भूसन्नति बनती है, सागरीय किनारे की भूसन्नति अभी पीछे ही मैंने बताया कि सागरीय किनारे की भूसन्नति को हम ईओ जियो सिनक्लाइन कहते हैं, सिनक्लाइन कहते हैं, जहां पाया जाने वाला अवसाद फ्लाइश कहलाता है, जहां पाया जाने वाला अवसाद फ्लाइश कहलाता है। तो दूसरा ये जो महाद्वीप है, महाद्वीपीय किनारे पर भी दूसरी भूसन्नति पाई जाती है, दूसरी भूसन्नति बनती है जिसे कहते हैं मायो जियो सिनक्लाइन। क्या कहते हैं इसे? मायो जियो सिनक्लाइन कहते हैं। यह महाद्वीपीय किनारे की भूसन्नति होती है जहां बनने वाला या पाया जाने वाला अवसाद मोलासे, मोलासे को मोलासे नहीं पढ़ते बल्कि मोलास पढ़ते हैं, यहां पाया जाने वाला अवसाद मोलास कहलाता है। ठीक है बेटा, ध्यान से। एक तरफ सागरीय किनारे पर जो भूसन्नति बनी उसे ईओ जियो सिनक्लाइन कह देते हैं, कह देते हैं जिसे फ्लाइश कहते हैं। दूसरी तरफ महाद्वीपीय किनारे पर जो भूसन्नति बनती है उसे मायो जियो सिनक्लाइन कहते हैं, वहां पर पाया जाने वाला अवसाद मोलास कहलाता है, मोलास कहलाता है ना। फिर से आगे बात करते हैं। आगे की प्रक्रिया में वैसा ही है कि जो सागरीय प्लेट का किनारा है धीरे धीरे पिघलना शुरू करेगा दुर्बलता मंडल के उच्च तापमान के कारण। इसके जो पिघलने की प्रक्रिया है इसे पार्शियल मेल्टिंग कहेंगे, और पार्शियल मेल्टिंग से जो प्राप्त हुआ बेसाल्टिक मैग्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर ऊर्ध्व संचरित होगा, ऊर्ध्व संचरित कर इस प्लेट के नीचे जमा होगा, इस प्लेट को धीरे धीरे दुर्बल करेगा। इस प्लेट की दुर्बल करने की स्थिति को हम इंट्राक्रस्टल थिनिंग कहते हैं, इंट्राक्रस्टल थिनिंग कहते हैं। अभी जो पीछे बात समझाया सारी बातें वही, इंट्राक्रस्टल थिनिंग कहलाता है। इंट्राक्रस्टल थिनिंग के दौरान कुछ समय तक ये तो धीरे धीरे प्लेट पतली होगी, लेकिन एक ऐसी समयावधि आएगी कि प्लेट अत्यंत पतली हो जाएगी, और प्लेट पतली कुछ ऐसी होगी कि अब मैग्मा इसे तोड़ेगा, और मैग्मा तोड़कर बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा विस्फोट, उच्च विस्फोट के साथ मैग्मा बाहर निकलेगा दोस्तों। और यहां पर मैग्मा जमाव से ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखीय शंकुओं या ज्वालामुखीय पर्वतों का निर्माण होगा, जिन्हें आप VA ही कहते हैं, वोल्केनिक आर्क कहते हैं। पर बन देखो महाद्वीपीय किनारे पर रहा है, क्या है? महाद्वीपीय किनारे पर बनेगा ऐसा ज्वालामुखी चाप, ज्वालामुखी फटेंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। इसका रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, अल्प्स पर्वत इसके सबसे अच्छे उदाहरण होंगे। उसके बाद दोस्तों याद रखना कि जो महाद्वीपीय किनारे के जो मायोजियो सिनक्लाइन बनी है, यहाँ के मोलास जैसे पदार्थों का वलन होगा, और मोलास का वलन से एक टेक्टोनिक आर्क बनेगा। TA का मतलब टेक्टोनिक आर्क, पीछे हमने बताया। फिर उसके बाद जो सागरीय सेडिमेंट्स हैं, सागरीय सेडिमेंट्स का वलन होगा, इससे फिर दूसरा टेक्टोनिक आर्क बनेगा। अगर सेडिमेंट्स की मात्रा और बची होगी तो तीसरा टेक्टोनिक आर्क बनेगा। ऐसा करके एक एक क्रम से ये टेक्टोनिक आर्क, फिर वैली, टेक्टोनिक आर्क, फिर वैली, और प्रत्येक टेक्टोनिक आर्क मतलब विवर्तनिक चाप के बीच देखो ये घाटी बनी हुई होगी। यहाँ पर देखो घाटियां पाई जाती है, जैसे हिमालय के अंदर कई घाटी हैं, तो ये घाटियों के क्षेत्र होते हैं दोस्तों, यहाँ घाटी होती है। ये टेक्टोनिक आर्क है, जैसे एक ग्रेटर हिमालय हो गया, एक मिडिल हिमालय हो गया, एक शिवालिक हो गई, तीन तीन श्रेणियां हो गई, ऐसी श्रेणियां बनती हैं, ऐसी श्रेणियां बनती हैं। और इस प्रकार से जब महाद्वीपों के किनारों पर इस अभिसारी प्रक्रिया से ढेर सारी पर्वत श्रृंखलाएं एवं ज्वालामुखीय शंकुओं का निर्माण हो जाता है, तो इसे संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसे संयुक्त रूप से हम लोग कॉर्डिलेरा माउंटेन कहते हैं, कॉर्डिलेरा माउंटेन्स कहते हैं, कॉर्डिलेरा माउंटेन्स कहते हैं। ये कॉर्डिलेरा माउंटेन्स। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया कि भारत का हिमालय इसका ही एग्जांपल है, उत्तर अमेरिका का रॉकी, दक्षिण अमेरिका का एंडीज, यूरोप का अल्प्स, और अफ्रीका का एटलस, ये सारे पर्वत इसी के एग्जांपल हैं। और ये सभी नवीन वलित पर्वतों में आते हैं। इनको आज हम न्यू फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन, सारे इसके एग्जांपल है। भारत में अंतर एक चीज को लेकर जरूर है कि इधर की ओर पाया जाता है विंध्य पर्वत, यह है विंध्यन माउंटेन, ये विंध्य पर्वत है। तो यहां हिमालय और दक्षिण में विंध्य पर्वत है, तो हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच यहां पर दोस्तों प्रचुर मात्रा में सेडिमेंट्स जमा हो जाता है, ये सेडिमेंट्स जमा हो जाता है। और इस सेडिमेंट, गंगा नदी तंत्र ने सेडिमेंट जमा किया, और इस सेडिमेंट्स के जमाव से सिंधु गंगा का मैदान बना। कौन सा मैदान बना है? सिंधु गंगा का मैदान। भारत के संदर्भ में थोड़ा अंतर यह देखने को मिलेगा, इधर सिंधु गंगा का मैदान बन जाएगा। तो ये पूरी की पूरी स्थलाकृतियां बनती हैं, ये पूरी की पूरी
हिमालय के पास की सागरीय प्लेट बेटा अब क्षेपित हो गई है यूरेशियाई प्लेट के नीचे। पूनम बिल्कुल बेटा, दोनों में सेम प्रक्रिया होती है। पल भी हाथ ठंडा हो जाएगा बेटा। आस्था क्या हो गया बेटा, क्लास नहीं चल रही बता रहे हो आप? टीए कैसे बना? टीए बनता है संपीड़न बल से, रोशन वर्मा। मायोजियोसिंक्लाइन जो महाद्वीपों के किनारों पर भूसन्नति बनती है उसको मायोजियोसिंक्लाइन कहते हैं। अभी सब टेक्निकल वर्ड है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थोड़ी सी भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में आता है, तो बेटा तैयार तो करना पड़ेगा। प्रियव्रत द्विवेदी, टीए का मतलब होता है विवर्तनिक चौक, टेक्टोनिक आर्क। देखो जब संपीड़न बल लगेगा तो बीच के अवसाद मुड़ेंगे, ठीक वैसा समझो दो ब्रेड के बीच में जैम लगा दो और दोनों ब्रेड को दबाओ तो जैम बाहर निकलने लगता है, ठीक वैसे टेक्टोनिक आर्क बनते हैं। दो हजार सत्ताईस में एग्जाम देना है, सीसेट की तैयारी 2029 से करना। क्वालिफाइंग पेपर के लिए आज से पूछना शुरू करेंगे सीसेट से तैयारी क्या करें, अभी जो पढ़ रहे हो वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, बन गया चित्र, तो अब चलो भाषा लिखाता हूँ, लिखो सभी। कुंदन ठीक है बेटा, ठीक है तो लिखो सभी के सभी अब। हाँ रीमा, मैं बहुत बीमार हूँ बेटा, बस बिस्तर में लेटे लेटे पढ़ा रहा हूँ तुमको, एकदम बेहद बीमार हूँ बेटा। पूछ रहे सर आप बहुत बीमार है क्या? बहुत बीमार हूँ बेटा, एकदम बीमार हूँ, इतनी तबीयत खराब है कि कुछ मत पूछो तुम। अरे बेटा जो तुम लोग भी याद हो। ठीक है मैं बेटा, लिखो सभी, लिखो ऐसी दशा में हमेशा भारी घनत्व वाली सागरीय प्लेट, ऐसी दशा में हमेशा भारी घनत्व वाली सागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। कौन क्षेपित हुई? सागरीय प्लेट, ठीक है ना, क्योंकि बेसाल्ट से बनी है, क्षेपित हो जाती है। पूर्ण विराम लिखिए। क्षेपित किनारों पर दो प्रकार की भूसन्नतियां बनती हैं। उसमें एक भूसन्नति थी, यहां दो, क्योंकि एक प्लेट यहां महाद्वीपीय है या सागरीय है, उसमें दोनों सागरीय थी, है ना। तो क्या लिखा? क्षेपित किनारों पर दो प्रकार की भूसन्नतियां बनती हैं। नंबर वन, महाद्वीपीय तट से संलग्न, महाद्वीपीय तट से संलग्न डैश देकर कौन सी होगी? लिखेंगे मायो जियो सिंक्लाइन। ये है मायो जियो सिंक्लाइन। प्रियांशु आर्य सब कुछ है। मायो जियो सिंक्लाइन, जिसके अवसाद मोलास कहलाते हैं। ये पक्की सी बात है कि महाद्वीपों के अवसाद भी हल्के होंगे, क्योंकि ये हल्के पदार्थों से बना है। तो क्या लिखा आपने? जिसके अवसाद मोलास कहलाते हैं, मोलास कहलाते हैं। तो दूसरी तरफ आओ, दूसरा बिंदु लिखो। सागरीय किनारों पर, सागरीय किनारों पर डैश देकर लिखेंगे ईओ जियो सिंक्लाइन। ईओ जियो सिंक्लाइन, ईओ जियो सिंक्लाइन बनता है जहां जहां फ्लाइश नामक अवसाद, फ्लाइश नामक अवसाद पाए जाते हैं। एक जगह मोलास पाए जाएंगे, एक जगह फ्लाइश पाए जाएंगे, पाए जाते हैं। पूरे अब नीचे से लिखेंगे, ठीक है, नीचे से लिखेंगे, पैरा चेंज करके लिखेंगे। क्षेपित सागरीय किनारे, क्षेपित सागरीय किनारे का दुर्बलता मंडल में पिघलना, दुर्बलता मंडल में पिघलना पार्शियल मेल्टिंग कहलाता है। पार्शियल मेल्टिंग कहलाता है। जबकि इस मैग्मा का, पिघलने से जो बना मैग्मा, जबकि इस मैग्मा का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे एकत्रित होकर, जब इस मैग्मा का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे एकत्रित होकर प्लेट को दुर्बल करना, प्लेट को दुर्बल करना
दुर्बल करना, इंट्रा क्रस्टल थिनिंग, अंतः क्रस्ट दुर्बलीकरण, इंट्रा क्रस्टल थिनिंग थिनिंग कहलाता है, इंट्रा क्रस्टल थिनिंग कहलाता है। पूर्ण विराम, फिर लिखेंगे दुर्बल महाद्वीपीय प्लेट को, दुर्बल महाद्वीपीय प्लेट को यह मैग्मा तोड़कर विस्फोटक ज्वालामुखीय पर्वतों की उत्पत्ति करता है, विस्फोटक ज्वालामुखीय पर्वतों की उत्पत्ति करता है, जबकि दोनों भूसन्नतियों में जमा अवसाद, जबकि दोनों भूसन्नतियों में जमा अवसाद वलित हो जाएंगे, फोल्डेड हो जाएंगे, वलित होकर महाद्वीपीय किनारों पर वलित पर्वतों की क्रमिक श्रृंखलाओं का निर्माण कर देते हैं, पूर्ण विराम, लिखें महाद्वीपीय तटों से संलग्न, ज्वालामुखीय एवं वलित पर्वतों की जगह श्रृंखला लिखें, ज्वालामुखीय एवं वलित श्रृंखलाओं के समूह को ही कॉर्डिलेरा कहा जाता है, जैसे हिमालय, रॉकी, एंडीज, अल्प्स, एटलस आदि। पूर्ण विराम। ठीक है, तो ऐसे ये माउंटेन्स ऐसे बनते हैं। अब कुछ बच्चों ने पूछा ट्रांस हिमालय आदि, तो बेटा जब हिमालय की उत्पत्ति भारत के भूगोल में पढ़ाएंगे प्रियांशु आर्य, तब समझाएंगे ट्रांस हिमालय भी वलित पर्वत है और भारत का केवल द्रास माउंटेन है जो कि वॉल्केनिक है, ऐसा नहीं है। ये एक जनरल फिनोमेना है। हिमालय को जब भारत के भूगोल में आएंगे तो हिमालय की उत्पत्ति को प्रॉपर समझाएंगे, तो उसमें बताएंगे ट्रांस हिमालय कैसे बने, वहां पे वॉल्केनिक कार्य कौन सा है, वहां पे टेक्टोनिक कार्य कौन से हैं अन्य, और हिमालय के रेंजेस क्या है, सब कुछ समझाएंगे। बट यहाँ पर इतना ही बेटा, यहाँ पर इतना ही, ठीक है, इतना ही। तो अब ये स्थिति आई दूसरी कि महाद्वीपीय एवं सागरीय प्लेट का अभिसरण हुआ तो सागरीय प्लेट क्षेपित हुई। अब तीसरी स्थिति बन सकती है, ये बन सकती है कि दो प्लेटें महाद्वीपीय हो, दोनों की दोनों महाद्वीपीय हो, तो आप लिखेंगे महाद्वीपीय, फिर डैश देकर फिर से महाद्वीपीय, मतलब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हैं, प्लेट अभिसरण, महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण, महाद्वीपीय। ठीक है सुप्रिया सर, टेक्टोनिक आर्क क्यों? टेक्टोनिक आर्क इसलिए महत्वपूर्ण है कि दुनिया के जितने मोड़दार पर्वत है ना बेटा, इसी प्रकार के हैं। ठीक है, नो बेटा, लोग क्लास में प्रॉपर्ली ऐसे कॉमनली ऐसा नहीं हो सकता बेटा, पॉसिबल नहीं है। आंसर राइटिंग करते समय अगर कोई शब्द गलत हो जाए तो उसे वहां से कैसे गलत करेंगे, कोई तरीका, उसे काट देंगे बेटा। आरती शर्मा, कोई शब्द गलत हो गया, जैसे मान लो अभिसरण गलत हो गया, ये लो काट दिया, 2 लाइन कर दो, ऐसा काट दो, सीधी लाइन कर दो, कुछ भी कर दो, काट दो उसे। और उसके अलावा और क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, उसे काटो बस, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। ठीक है, ओके, अब बढ़े आगे। ध्यान रखना, अब इस दशा में दोनों की दोनों प्लेटें एक जैसी पर दोनों हल्की हैं, और इतनी हल्की है कि ये कभी भी दुर्बलता मंडल में क्षेपित नहीं होती। उदाहरण दूंगा, एक तरफ वॉलीबॉल ले लो और एक तरफ फुटबॉल ले लो, जिसमें से वॉलीबॉल छोटी है, फुटबॉल बड़ी है। दोनों को पानी में डुबाओ, दोनों को दबा दोगे तो दब तो जाएंगे, लेकिन जैसे छोड़ दोगे बाहर आ जाएंगे। दोनों हल्की हैं तो पानी में नहीं डूबेंगे, प्रश्न ही नहीं है डूबने का। ठीक है, दूसरा उदाहरण देते हैं, एक तरफ आप फुटबॉल लो, एक तरफ क्रिकेट की बॉल लो, दोनों को पानी में डुबाओ, दोनों की दोनों नहीं डूबेंगे, भले छोटा बड़ा है पर फिर भी नहीं डूबेंगे, इसलिए कि दोनों का घनत्व जल के घनत्व से बहुत कम है। तो याद रखना, ऐसी स्थिति में दो प्लेटें आमने सामने आकर टकरा के जुड़ तो जाती हैं, दो प्लेटें जुड़कर एक बड़ी प्लेट बन जाती है, पर दो में से किसी एक का क्षेपण नहीं होता। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक तरफ कभी यूरोपियन प्लेट थी, दूसरी तरफ एशियन प्लेट थी, जब यूरोपियन एवं एशियन प्लेट आपस में मिली तो ये यूरेशियन प्लेट बन गई। यूरोप और एशिया की प्लेट आपस में मिली तो यूरेशियन प्लेट बन गई। ठीक है ना, ऐसा हो जाता। जहां पर आज यूराल पर्वत है तो यूराल पर्वत के सहारे दोनों के दोनों जुड़ी हुई हैं। तो लिखें, ऐसी दशा में, मतलब ये वाली दशा जो आपको करना है, लिखें ऐसी दशा में चूंकि दोनों ही प्लेटों का घनत्व अत्यंत कम है, इसलिए दो में से कोई भी प्लेट
इसलिए दो में से कोई भी प्लेट छेपित नहीं होगी, दो में से कोई भी प्लेट छेपित नहीं होगी, बल्कि बल्कि दोनों महाद्वीपीय प्लेटें, बल्कि दोनों महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे से संयुक्त होकर, एक दूसरे से संयुक्त होकर वृहद प्लेट का निर्माण, वृहद लार्ज प्लेट, वृहद प्लेट का निर्माण कर देंगी, वृहद प्लेट का निर्माण कर देंगी, जैसे यूरोपीय एवं एशियाई प्लेट के अभिसरण से, जैसे यूरोपीय एवं एशियाई प्लेट के अभिसरण से यूरेशियाई प्लेट का निर्माण, यूरेशियाई प्लेट का निर्माण, पूर्ण विराम लगाकर यूरेशियाई प्लेट का निर्माण, मान लो ये प्लेट है ना, यूरेशियाई प्लेट का निर्माण, इधर से ये प्लेट का निर्माण, इधर से मान लेते हैं यूरोपियन प्लेट, इधर से मान लेते हैं इसे एशियन प्लेट, दोनों मिली, दोनों का अभिसरण हुआ, एक इधर से आई थी, एक इधर से आई थी, दोनों अभिसरित हुई, दोनों के अभिसरण पर यहां पर अभिसारी क्षेत्रों में यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन को एमटीएस संक्षेप में लिख देते हैं, और दोनों प्लेटें संयुक्त रूप से यूरेशियन प्लेट आज कहलाती है। ऐसे हो जाएगा दोस्तों, ऐसे किसी का भी क्षेत्र नहीं होगा। लिख दिया एग्जाम्पल, लिख दिया, ओके। तो चलो चित्र भी बना दिया आपने, शुरुआत हमने यहां से की है, देखना ध्यान से, हटा दो इसे अब। आदित्य तब भी कोई ऊंचाई, मैंने बताया ना कि फुटबॉल एक क्रिकेट की बॉल है, एक बड़ा है आकार में, एक छोटा है, तब भी दो में से कोई भी छेपित नहीं होता। अभी उदाहरण भी दे दिया आदित्य यादव, अभी उदाहरण भी तो दिया बेटा, ठीक है। देखो यहां मैंने समझाया कि एक तरफ अपसारी सीमा जिसे कल पढ़ा, दूसरी तरफ अभिसारी सीमा जिसे आज पढ़ा, अब लास्ट है संरक्षी सीमा, लिखो संरक्षी सीमा, कंजर्वेटिव बाउंड्री, कंजर्वेटिव बाउंड्री, संरक्षी, संरक्षी का मतलब है ना प्लेट का निर्माण हो रहा है ना विनाश हो रहा, ऐसी स्थिति बनेगी। प्लेट संचरित तो हो रही है लेकिन ना प्लेट का निर्माण हो रहा ना विनाश हो रहा। ये शब्द ही अपने आप में कहता है कि प्लेट संरक्षित है, इसीलिए संरक्षित सीमा है। लिखेंगे सभी, लिखो प्लेट संचरण की ऐसी दशा, प्रियांशु आर्य तुझे प्रणाम है बेटा तेरे प्रश्न के लिए। प्लेट संचरण की ऐसी दशा, ऐसी दशा जिसमें, जिसमें प्लेटें, प्लेटें एक दूसरे से ना तो दूर जा रही हो ना पास, जिसमें प्लेटें एक दूसरे से ना तो दूर जा रही हो ना पास, बल्कि बल्कि समानांतर रूप से विपरीत दिशा में, बल्कि समानांतर रूप से विपरीत दिशा में, समानांतर रूप से विपरीत दिशा में प्रवाहित प्रवाहित होती हो तो दोनों के मध्य संरक्षी किनारे का निर्माण होता है, संरक्षी किनारे का निर्माण होता है, संरक्षी किनारे का निर्माण, पूर्ण विराम लिखिए। यहां मतलब इस किनारे पर या इसी दशा में यहां प्लेटों में से, यहां प्लेटों में से ना तो किसी का निर्माण होता ना विनाश, यहां प्लेटों में से ना तो किसी का निर्माण होता ना विनाश, ना निर्माण होता ना विनाश। अब इसका चित्र कैसे बनता है, जैसे मान लो कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, अब मान लेते हैं कि इधर की हो जा रही है, तब दूसरी तरफ प्लेट ये है, दूसरी तरफ प्लेट ये है, दूसरी तरफ प्लेट ये है, इसमें ये प्लेट इधर जा रही है। अब इन दोनों के बीच की अगर बात करें तो ये जो किनारा है दिस वन, बेसिकली इसे कंजर्वेटिव बाउंड्री इसको ही कहते हैं, कंजर्वेटिव बाउंड्री कहते हैं, या इसी को ट्रांसफॉर्म रूपांतरित किनारा भी कहते हैं, संरक्षित किनारा भी कहते हैं, रूपांतरित किनारा मतलब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे, बेस्ट एग्जांपल दुनिया में है तो और भी, लेकिन एक एग्जांपल है जो बहुत प्रचलित है, कैलिफोर्निया, यूएसए के कैलिफोर्निया में अवस्थित है सैन
सैन एंड्रियाज फॉल्ट। कैलिफोर्निया में है सैन ANDRIAS, सैन एंड्रियाज फॉल्ट। कुछ न प्लेट का निर्माण होगा न विनाश। सैन एंड्रियाज फॉल्ट कैलिफोर्निया में यूएसए का। कैलिफोर्निया तो इस समय पर वैसे भी फॉरेस्ट फायर की वजह से बहुत फेमस हो चुका है। बन गया सबका। अब एक चीज जरूर इसमें चित्र बनाकर आप लिख सकते हैं, इसमें लिखे इन किनारों पर ज्वालामुखियों की प्राप्ति भी नहीं होती। प्राची आप लोग अच्छे से पढ़ते हो बेटा, नहीं तो बाकी देख लो, आप कमेंट देख लो बच्चों के, जिनको नहीं पढ़ना उनके साथ क्या स्थिति है। मैं समझता हूँ बेटा प्राची, जो बच्चे पढ़ रहे हैं सच में उनको अच्छा लग रहा है, मजा लग रहा है। कुछ कहता है सर फोटो दिखा दो, इनको यहाँ पर कैटरीना कैफ की फोटो देखना है। बोलते सर कुछ का फोटो दिखाओ, तो फोटो देखने आए हैं मुझसे। समझो प्राचीन लोगों की स्थितियों को, और बालिकाएं भी कहते हैं। तो इनको जॉन इब्राहिम की यहाँ पे फोटो दिखाऊं मैं, अक्षय कुमार की तस्वीर दिखाऊं तो इनको मजा आएगा। मतलब ये नहीं सोचते हैं कि हमको कॉपी में ड्रॉ करना पड़ेगा, मेंस लिखना है, ये चित्र बनाने हैं, इसलिए सर इतनी मेहनत करके बनाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर चित्र पहले से बना ले आया करो और बस दिखा दिया करो। मतलब हद है बेटा। देखो बच्चों को क्या बोलोगे क्या? जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, मुझे पता है बेटा कि तुम सब अच्छे से पढ़ रहे हो ना, इसके बहुत अच्छे से, क्योंकि ये सब टॉपिक बहुत सिंसियरली पढ़ने के टॉपिक है। अब इनमें से किसी को बताया ना कि जॉन इब्राहिम देखना है, किसी को सलमान खान देखना है, किसी को अक्षय कुमार देखना है, किसी को कैटरीना कैफ देखना है, तो कोई क्या करे, मैं कहां से दिखा दूं? जाओ देखो, फिल्मी जगत में फोटो देखो। यहाँ तो बस राजेश मिश्र पढ़ाने आए हैं। यूट्यूब में देखो, यूट्यूब में खूब सारे टीचर हैं जो आजकल बहुत कुछ करते हैं। यूट्यूब में तो बहुत कुछ करते हैं। बच्चे बोलते हैं सर नाचो, तो टीचर नाच नाच के गाता है, नाच नाच के सुनाता है। बोलते हैं टीचर गाओ, तो गाता है, शायरी सुनाता है। बोलते हैं टीचर उल्टा खड़ा हो जाओ, मुर्गा खड़ा हो जाओ, टीचर मुर्गा खड़ा होकर पढ़ाता है। बेटा ये यहाँ पर नहीं है पॉसिबल। ये नाच बसंती नाच वाला खेल यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पर वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे मैं पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन एग्जाम है, सब कुछ पेन डाउन करना पड़ेगा, मर के भी पढ़ना पड़ेगा, हर एक चित्र बना कर पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए चित्र बनाओ, मटर गश्ती ना करो। करीना कपूर देखने का खूब मन करता है ना, तो जाओ सिनेमा में देखो, यहाँ नहीं। यहाँ पर तो तस्वीरें बनानी पड़ेंगी ऐसे ही जैसे बनाता हूँ। हमारी कैटरीना कैफ तो यही है, हमारी करीना कपूर तो यही है। हमें किसी से मतलब नहीं, हम जो दिखाते हैं ये दिखाते हैं। जाओ यूट्यूब में देखो, यूट्यूब में बहुत कुछ दिखाया जाता है आजकल, वहां बहुत कुछ चलता है। समझ गए? ये चलेगा, देख लो। मुझे तो इससे खूबसूरत कोई भी तुम्हारा सितारा नहीं दिखता, इसलिए यहां ये करना होगा, इसको मस्तिष्क में बैठाना होगा, इसकी इच्छा भी मस्तिष्क में छापनी होगी दोस्तों, अगर आईएएस बनना है तो। अन्यथा तस्वीरें तो देख देख कर सब लोग तृप्त हो चुके होते। ठीक है, तुमने लिखा कि सर मजा आ जाता है सच्चे पढ़ने से, तो इसलिए मैंने ये बात कही। मुझे पता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और पढ़ो बेटा, ऐसे पढ़ो, पढ़ो ऐसे। तो ये है बेटा यहाँ पर ये संरक्षित सीमा। देखो यहाँ पे ना प्लेट का निर्माण हो रहा है, ना विनाश हो रहा है, बल्कि दो प्लेटें जब रगड़ खा रही, तो रगड़ खाने से इनके बीच की चट्टानें रूपांतरित हो रही हैं। तो रूपांतरण की वजह से यहाँ पर ये रूपांतरित किनारा नाम पड़ गया, मतलब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री नाम पड़ गया। ऐसे पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए ऐसे पढ़ना है बेटा। ठीक है, ओके, दिस वन समझ गए मेरी बात की नहीं? ये करना। तो ये हो गया संरक्षित किनारा। संरक्षित किनारा छोटा है बेटा, ऐसा ही छोटा, बहुत छोटा सा है। यहां भूकंप तो प्राप्त होंगे, ज्वालामुखियों की प्राप्ति नहीं होगी बेटा। यहां ज्वालामुखियों की प्राप्ति नहीं होगी। ओके, ठीक है, भूकंप प्राप्त होंगे। ज्वालामुखी तभी प्राप्त होती है या कि प्लेट अभिसरित होती है या तो अपसरित होती है। तो ना अभिसरण है ना अपसरण है, इसलिए बेटा इनकी प्राप्ति नहीं होती। तो ये इसके दो पक्ष थे पढ़ने के। ज्यामितीय पक्ष लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, गतिकीय पक्ष यहां पढ़ लिया। तो इस प्रकार से इसने पर्वतों की उत्पत्ति, द्वीपों की उत्पत्ति, प्लेटों का निर्माण एवं विनाश, यहां तक कि ज्वालामुखियों की उत्पत्ति, भूकंप की उत्पत्ति आदि सब चीजों के बारे में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने अपने इन पक्षों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। इसने ये समझाया, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत अच्छे से प्रयास किया गया, लेकिन इस सब के बावजूद इस सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई, और उन कमियों की होगी अब आलोचना। तो लिखो दोस्तों, आलोचना। आलोचना, चलो शुरू करते हैं अब आलोचना करना। अब हम कौन होते हैं आलोचना करने वाले? विद्वानों ने, ज्योग्राफर्स ने, जियोलॉजिस्ट ने, भूगर्भवेत्ताओं ने जिस प्रकार की आलोचनाएं की हैं, हमें वो आलोचना करना दोस्तों। हम इनकी आलोचना करने वाले कोई नहीं होते। वो सिद्धांत जो बहुत मान्य होता है, अब तक का सबसे प्रामाणिक सिद्धांत होता है, उसकी आलोचनाएं हम अपने हिसाब से नहीं करते, पर कुछ जियोलॉजिस्ट ने किस प्रकार से आलोचना की है, ये बात आपको मैं समझाना चाहूंगा। तो लिखो, सबसे पहली आलोचना, बहुत महत्वपूर्ण आलोचनाएं हैं। पहली आलोचना लिखो, सबको सभी सभी लिखो, सभी के सभी, कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार यही लिखाना था कि इनके किनारों पर, ये जो बात सेंटेंस जो मैंने बोल दिया वही लिखाना था बेटा। रुको रुको, पहले पीछे की बात का कमेंट्स का जवाब दे दूं कि इनके किनारों पर भूकंपों की प्राप्ति तो होती है पर ज्वालामुखी नहीं पाई जाती। यही लिखाना था और कुछ नहीं, इतने लिखाना था बेटा। भूकंपों की प्राप्ति तो होती है पर ज्वालामुखी नहीं प्राप्त होता, बस खत्म, वहां पर खत्म। अब आ जाओ आलोचना में। पहली आलोचना में, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार अभिसारी एवं अपसारी सीमाएं, बहुत जबरदस्त आलोचना, पीछे लिखा चुका हूं प्लेट टेक्टोनिक क्या कहता है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार अभिसारी एवं अपसारी सीमाएं बराबर होने की वजह से, बराबर होने की वजह से पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल नियत रहता है।
प्लेट टेक्टोनिक ऐसा कहती है, बट अब आलोचना इसमें क्या है, नियत रहता है। लेकिन लेकिन प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता जे के हालम, हालम को ऐसे लिखेंगे HALM, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जे के हालम हालम ने एक्सपेंडिंग अर्थ थ्योरी, नाम रखना है इसको, एक्सपेंडिंग अर्थ थ्योरी में बताया है कि, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये, एक्सपेंडिंग अर्थ थ्योरी में बताया है कि, एक्सपेंडिंग अर्थ थ्योरी में बताया है कि अपसारी सीमाएं, डाइवर्जिंग बाउंड्री मतलब रचनात्मक किनारा, अपसारी सीमाएं अधिक होने के कारण पृथ्वी का सतही क्षेत्रफल, पृथ्वी का सतही क्षेत्रफल फूलते हुए गुब्बारे के भांति, फूलते हुए गुब्बारे के भांति फैलता जा रहा है। ये बोलते पृथ्वी का क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना, पृथ्वी का क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल फैलता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। पहली बात तो यह है। दूसरी बात पीटीटी के अनुसार, दूसरी आलोचना लिखो, पीटीटी कहता क्या, फिर उसकी आलोचना करना है। पीटीटी के अनुसार भूगर्भिक क्रियाएं केवल प्लेट सीमाओं पर घटित होती हैं, प्लेट सीमाओं पर घटित होती हैं, पूर्ण विराम लगाकर प्लेटों के आंतरिक भाग ऐसी किसी घटना से अप्रभावित रहते हैं, ऐसा पीटीटी कहता है। बट आलोचना चलो करते हैं, आलोचना करते हैं, ठीक है ना। लिखें, यदि ऐसा है तो अंतरा मतलब प्लेट के आंतरिक भाग में अंतरा प्लेट पर्वत ज्वालामुखी भ्रंश, अब तीनों को उदाहरण लिख देता हूं। पर्वत ज्वालामुखी भ्रंश उदाहरण में इसका है ऑस्ट्रेलिया का GDR, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दक्षिण अफ्रीका का ड्रैकेंसबर्ग। यह पर्वत है जो कि प्लेट के किनारों पर है ही नहीं, आंतरिक भाग में है। ज्वालामुखियों में लिख सकते हैं आप हॉट स्पॉट, ज्वालामुखी हॉट स्पॉट। भ्रंश में लिख सकते हैं अफ्रीकन भ्रंश घाटी की व्याख्या कैसे हो पाएगी। ये बोलते हैं इनकी व्याख्या कैसे करोगे भाई, ये तो बता दो। अंतरा प्लेट जो पर्वत है, ज्वालामुखी है, भ्रंश है, इनकी व्याख्या कैसे करोगे, बता तो दो। प्लेट टेक्टोनिक खामोश हो जाता है बेटा। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दक्षिण अफ्रीका का बेसिकली ड्रैकेंसबर्ग, प्लेट के आंतरिक भाग में किनारे में है ही नहीं, तो कैसे कर दोगे व्याख्या, बताओ। तो बेचारा खामोश रह गया, मतलब आलोचना हो गई। ठीक है, ओके, बढ़े आगे फिर से बढ़े। नेक्स्ट, अब तीसरे पॉइंट में आते हैं। लिखेंगे पीटीटी कार्बोनिफेरस कालखंड के उपरांत की घटनाओं, पीटीटी कार्बोनिफेरस कालखंड के उपरांत की घटनाओं की व्याख्या तो कर देता है, पर इससे पहले प्रियांशु आर्य वही बात कर रहे हैं, पर इससे पहले कि घटनाओं की व्याख्या नहीं हो पाती, उससे पहले घटना की व्याख्या करने में सक्षम ही नहीं है। इससे पहले कि ये व्याख्या नहीं कर पाती, मैं नहीं कर पाता ऐसा नहीं है, ये नहीं कर पाती, कि व्याख्या नहीं कर पाती। जैसे अरावली, सतपुड़ा आदि की उत्पत्ति, अरावली पूर्वी घाट लिख दो, सतपुड़ा आज ना लिखो, कुछ चेंज कर दिया करो। अरावली, पूर्वी घाट आदि की उत्पत्ति, इनकी व्याख्या नहीं कर पाता प्लेट टेक्टोनिक। इसको कैसे बताएगा प्लेट टेक्टोनिक की अरावली कैसे बना, इसके पास जवाब ही नहीं है। आगे वाले इसमें आती है बातें, पूर्वी घाट कैसे बना, सतपुड़ा कैसे बना, इनकी ये ठीक से व्याख्या नहीं कर पाता। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिखो, चौथा, पीटीटी के अनुसार अभिसारी एवं अपसारी सीमाएं बराबर तथा एक दूसरे के विपरीत पाई जाती हैं। मतलब एक तरफ अभिसरण हो रहा होगा तो एक तरफ अपसरण, बराबर एवं एक दूसरे के विपरीत पाई जाती हैं। लेकिन दुनिया की, अब यहां पर आलोचना लेकिन से शुरू हो रही है, दुनिया की कई घटनाएं हैं जिनका समाधान इससे नहीं हो पाता। ये असक्षम है दोस्तों समाधान करने में, समाधान इससे नहीं हो पाता। जैसे अब एक चित्र बना रहा हूं मैं, जैसे में मान लो कि यहां पर दोस्तों है उत्तर अमेरिका, यहां पर है उत्तर अमेरिका, यहां पर है हमारा
दक्षिण अमेरिका, ठीक है। यहाँ है अफ्रीका, यहाँ है अफ्रीका। यहाँ है हमारा यूरोप, आइबेरियन पेनिनसुला, नॉर्डिक कंट्रीज, ब्रिटिश आइलैंड्स, ग्रीनलैंड्स, ठीक है। अरेबियन पेनिनसुला, गल्फ ऑफ पर्शिया, इंडियन पेनिनसुला, इस्थमस ऑफ क्रा, कोरियन पेनिनसुला, साखालिन पेनिनसुला, कामचटका, चौकची लैंड, साइबेरिया एंड दिस वन। यहाँ पर सुमात्रा, जावा, लोम्बोक, बाली, तिमोर, तो ये आ गया दोस्तों हमारा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ढेर सारे अपने आइलैंड्स हैं, ढेर सारे आइलैंड्स। दुनिया का एक मानचित्र मोटा मोटा हमने यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ किया, ठीक है। हरिओम सिंह, यस, जबरदस्त तरीके से बेटा, हर टाइम बहुत वर्क करते हैं बेटा, शानदार वर्क करते हैं, बहुत वर्क, इंटरनेशनल लेवल का वर्क इस पे कर रहे हैं ऑलवेज। ये विषय मेरे लिए सब्जेक्ट नहीं है, ये विषय मेरा जीवन है, ये समझो, इस लेवल का काम करते हैं इसमें। अब सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। ये सिद्धांत कहता है कि अभिसारी एवं अपसारी सीमाएं समान है। जैसे यहां पर नोटिस करना, यहां पर अवस्थित है दिस वन, ये इसको आप जानते हो मोटे मोटे तौर पर ये है आपकी मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक। ध्यान रखना, कटकों का निर्माण हमेशा प्लेट अपसरण से होता है, डाइवर्जन से। ये देखो, प्लेट अपसरण मतलब प्लेट दो विपरीत दिशा में जाएगी। चलो यहां तो ये बात समझ में आ गई, तीर का निशान बता दिया कि यहां पर प्लेट विपरीत दिशा में जा रही है। इसका नाम मैंने लिख दिया मिड अटलांटिक रिज। पहली बात फिनिश। इसी तरह की दोस्तों यहां पर कटक है, जिसको हम कई चैगोस के नाम से जानते हैं, 90 डिग्री ईस्ट चैगोस, बेसिकली यहां पर लका द्वीप चैगोस, सेसेल्स चैगोस, कई चैगोस है यहाँ पे। चैगोस भी कुछ इसी तरह का कटक है, यहां पर ये कटक है, ठीक है। 90 डिग्री ईस्ट है, सेसेल्स चैगोस, ये तमाम है, ये है। यहाँ पर शकोट्रा चैगोस ये भी है। तो कुल मिलाकर आपको ये समझाना चाहते हैं दोस्तों, ये समझाना चाहते हैं कि इसका निर्माण भी प्लेट अपसरण से हुआ। तीर का निशान यहाँ पर देखो, मतलब यहाँ भी प्लेट का अपसरण है यहाँ पर। चलो इसको मिटा दे तो ये वाला ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका भी अपसरण से निर्माण हो रहा, मतलब इसको बोलते हैं मिड इंडियन ओशन रिज। क्या बोलते हैं इसको, मैं यहां लिख देता हूं, सॉरी, मिड इंडियन ओशन रिज, RIDGE। अब ये है, अब इसका मतलब यहां भी अपसरण हो रहा, मतलब प्लेट का एक हिस्सा इधर जा रहा, प्लेट का एक हिस्सा इधर जा रहा, यहां से प्लेट का एक हिस्सा इधर जा रहा, एक हिस्सा यहां जा रहा है। तो प्रश्न है कि यहां कहीं पर इसकी एक अभिसारी सीमा पाई जानी चाहिए। जब यहां अपसरण है, देखो जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पाया गया अपसरण, अब यहां पर भी हो गया दोस्तों अपसरण। तो प्रश्न उठता है कि यहां अभिसरण कहां है, अभिसरण कहां है। प्लेट टेक्टोनिक तो कहती थी कि अगर अपसरण हो रहा है तो अभिसरण अवश्य होगा। एक तरफ अपसरण है तो एक तरफ अभिसरण है। तो अब यहां पर जल्दी से बता प्लेट टेक्टोनिक कि यहां पर अभिसरण कहां है। कोई ऐसी अभिसरण की सीमा यहां प्राप्त नहीं होती, मतलब तू अधूरा है, पूरा तो नहीं है। ये एक आलोचना इस पर हो गई। अब आगे देखते हैं। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों बहुत गजब की बात बताना चाहूंगा। यहां पर लेक न्यासा है या मलावी है, फिर टंगनाइका है, फिर कीबू है, फिर अल्बर्ट है, फिर एडवर्ड है, फिर टना है, फिर टरकाना है, फिर ये रेड सी है। रेड सी के पास यहां गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ अकाबा के बाद डेड सी है या मृत सागर है। सबके नाम बोल दिया, सारे आपको लिखना नहीं है। तो यहां पर दोस्तों मृत सागर से लेकर के लेक न्यासा या मलावी तक ये ढेर सारी झीलों की ये श्रृंखला पाई जाती है। बेसिकली ये झीलें नहीं है, ये अफ्रीका का मध्यवर्ती भाग टूटकर अलग हो रहा है। ये मिड कॉन्टिनेंटल डाइवर्जन है, प्लेट टेक्टोनिक के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब अफ्रीका का ये हिस्सा टूटकर इधर जा रहा है, ध्यान से सुनना, ये हिस्सा टूटकर इधर जा रहा है और ये हिस्सा टूटकर इधर जा रहा है। अब दो हिस्से जब टूटकर ऐसे जा रहे हैं, ध्यान से समझना, तो दोस्तों यहां जब टूटकर यहां गया, यहां जब टूटकर, तो ये कहता है जब ये प्लेट का हिस्सा इधर आ रहा है, हिस्सा यहां आ रहा है, तो यहां कहीं पर भी अभिसरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कन्वर्जन होना चाहिए, पर है ही नहीं। ये लो कन्वर्जन में क्वेश्चन मार्क लग गया। क्यों नहीं है कन्वर्जन भाई, जब ये हिस्सा टूटकर इधर आ रहा और ये हिस्सा इधर आ रहा, तो कन्वर्जन का कोई एविडेंस यहां क्यों नहीं मिलता है। मतलब फिर से तू अधूरा है, तेरे पास आधी बात है, पूरी बात है ही नहीं। प्लेट टेक्टोनिक तू अपने आप पर दंभ भरता है केवल कि मैं सब बता दूंगा, लेकिन तेरे पास सब बताने के लिए नहीं है। तू सब कुछ नहीं बता सकता, तू भी अपने आप में अधूरा है। क्या कहेगा ये, तू भी अपने आप में अधूरा। फिर से यहां पर देखो, यहां पर आपने देखा कि प्लेट इधर की ओर जा रही है और इसमें भी आप देख रहे हो कि ये प्लेट इधर की ओर जा रही है। तो फिर से एक क्वेश्चन मार्क यहां खड़ा हो गया कि जब ऐसा है तो यहां पर कन्वर्जन होना चाहिए, पर कन्वर्जन में लग गया क्वेश्चन मार्क। यहां कहीं कोई कन्वर्जन नहीं। क्वेश्चन मार्क का मतलब ऐसा नहीं है, क्या कहां गया, क्वेश्चन का मार्क का मतलब है कहां गया, ऐसा है ही नहीं। तो कहां गया, तो मतलब तू अभी केवल ऊंची बातें करता है, छोटी छोटी बातें करने में सफल हो पाया है। दुनिया की सारी भूगर्भिक घटनाओं का जिक्र तेरे से नहीं हो सकता। ये बात इससे प्रमाणित हो जाती है। ये चित्र बना दो दोस्तों, पूरे मैप के साथ बनाना है, ऐसे पूरे मैप के साथ बनाना। वर्तमान समय में अफ्रीका भी तो दो भागों में अलग हो रहा है, यही तो बताया बेटा। ये ग्रेट रिफ्ट वैली के सारे दो भागों में अलग हो रहा है। अरे टकरा नहीं जाएगी, टकराना चाहिए पर टकराव के साक्ष्य नहीं मिलते हैं अखिलेश, यही तो क्वेश्चन है। बिल्कुल स्वीटी सही कहा कि ये बहुत कुछ बता सकता है पर सब कुछ नहीं। सुमित सब्जेक्ट का रिवीजन पढ़कर करो। इसे टकराना चाहिए धीरे धीरे जाकर भारत से, लेकिन नहीं टकरा रहा। क्यों नहीं टकरा रहा भाई, तो जा कहां रहा है।
जा कहा रहा है, इसका नाम आपको लिखना है तो आप इसका नाम लिख सकते हैं पूरा यहां से वहां तक जो पहला पहला है, इसका नाम है GREAT, ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। ये पूरा नीचे जो अफ्रीका में, ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, ये ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। बनाना नहीं आता सर तो प्रयास करो बेटा, प्रतीक्षा। मैप टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, बिल्कुल चलेगा सलीम, पर चल बनाना जरूर है। टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, उल्टा सीधा चलेगा, पर करना जरूर है, फोटो देख कर नहीं रह जाना है। एकांशी ठीक है बेटा, शिवा ठीक, प्रमाण है और उन प्रमाणों के लिए आज समय है नहीं।